गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक स्टार्ट किया था कल प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के साथ साथ क्या पढ़ेंगे? एमिनो अम्ल, ठीक है। प्रोटीन के साथ ही क्या देखेंगे? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, ठीक है। बात की थी क्यों? क्योंकि एमिनो अम्ल क्या है? एक लगी कई। जब 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे, कौन से बंध के द्वारा? पेप्टाइड बंध के द्वारा, ठीक है। जब 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का। यानी प्रोटीन क्या है? एमिनो अम्लों का बहुलक है। और एमिनो अम्ल क्या है? प्रोटीन की एक लगी इकाई, ठीक है। प्रोटीन के बारे में बात की थी कल। प्रोटीन नाम किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था, ठीक है। कौन से सन में? सन 1938 में। फिर प्रोटीन शब्द किससे लिया गया था? प्रोटियोज। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया था? प्रोटियोज से लिया गया था, ठीक है। जिसका अर्थ क्या था? प्राथमिक, प्रथम कहें या अति महत्वपूर्ण। प्राथमिक या क्या कह सकते हैं? अति महत्वपूर्ण। यानी प्रोटीन हमारे लिए क्या है? प्राथमिक यौगिक जो हमारे लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रोटीन के कार्य की बात करें, ठीक है, तो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। फिर बात करें प्रोटीन के कार्य की, तो प्रोटीन शरीर संबंधी, ठीक है, महत्वपूर्ण रसायन है जो जीवन की या कहें कोशिकाओं की वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए क्या है? आवश्यक पदार्थ है, आवश्यक यौगिक है, ठीक है। प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा? सभी जीवित कोशिकाओं में। प्रोटीन किस प्रकार का बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। प्राप्तीय स्रोत के आधार पर देखे थे 3 प्रकार के बहुलक, तो प्रोटीन कौन सा बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक। फिर प्रोटीन के संगठन की बात कर रहे थे। प्रोटीन के संगठन की बात की थी कि प्रोटीन एमिनो अम्लों के जटिल उच्च अनुभार वाले क्या है? जैव बहुलक। प्रोटीन एमिनो अम्लों से निर्मित उच्च अनुभार वाले क्या है? जैविक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। रासायनिक रूप से सभी प्रोटीन, ठीक है, सभी प्रोटीन में रासायनिक रूप से कौन सा तत्व होगा? मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। कौन कौन से तत्व हो सकते हैं और नाइट्रोजन के अलावा? तो एक बार एमिनो अम्ल की बात करते हैं, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण किससे हो रहा है? एमिनो एसिड से। तो एमिनो अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखो, RCH, ठीक है। यहाँ R प्रत्येक एमिनो अम्ल में क्या होगा? अलग अलग होगा। हो सकता है किसी में R का मान क्या हो? H, किसी में R का मान क्या हो? COH भी हो सकता है, कार्बन की श्रृंखला भी हो सकती है। तो जो तत्व एमिनो अम्ल में पाए जा रहे हैं वही तत्व किस में पाए जाएंगे? प्रोटीन में। तो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो क्या है? मुख्य तत्व जो उपस्थित होंगे। तो प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, जिसमें नाइट्रोजन के अतिरिक्त और कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर आदि तत्व उपस्थित हो सकते हैं। इन तत्वों के अलावा, ये तो एमिनो अम्ल के सूत्र से पता लग रहे हैं, इस सामान्य एमिनो अम्ल का संरचना सूत्र क्या है? ये वाला है, RCH, प्रत्येक एमिनो अम्ल में R का मान क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। किसी में H हो सकता है, किसी में CH3 हो सकता है, किसी में COH हो सकता है, कार्बन की श्रृंखला हो सकती है। तो प्रत्येक एमिनो अम्ल में R का मान क्या होगा? अलग अलग। तो यहाँ से 3-4 तत्व दिख रहे हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ये तत्व किस में उपस्थित होंगे? प्रोटीन में भी उपस्थित होंगे। इनके अलावा, ठीक है, कुछ तत्व जैसे बात करें फास्फोरस, आयोडीन, कुछ धातु जैसे आयरन, FeCuZn, ये धातु तत्व भी क्या हो सकते हैं? उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, जिनमें नाइट्रोजन के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर उपस्थित हो सकते हैं। आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज,
धातु तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है, फास्फोरस और आयोडीन भी हो सकती है, ठीक है। फिर बात कर रहे थे प्रोटीन के जल अपघटन की। 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर रहे थे? प्रोटीन का। किसका निर्माण कर रहे हैं? प्रोटीन का। कौन से बंध के द्वारा जुड़ रहे थे? पेप्टाइड बंध। कौन से बंध के द्वारा जुड़ेंगे? पेप्टाइड बंध के द्वारा, ठीक है। तो 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं? प्रोटीन का, ठीक है। तो एमिनो अम्लों का, एक एमिनो अम्ल का NH2 समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का COOH समूह आपस में क्रिया करेंगे। एक जलीय अणु को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे और कौन से बंध का निर्माण कर देंगे? पेप्टाइड बंध का। पेप्टाइड बंध को किससे दर्शा रहे थे? CONH। पेप्टाइड बंध को किससे दर्शा रहे थे? CONH बंध से, ठीक है। तो एक एमिनो अम्ल का NH2 समूह और एक एमिनो अम्ल का COOH समूह दोनों आपस में क्रिया करेंगे। एक जलीय अणु को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे और कौन सा बंध बना लेंगे? CONH। ये CONH बंध क्या कहलाता है? पेप्टाइड बंध, ठीक है। ये तो बात की प्रोटीन के निर्माण की। यदि प्रोटीन का जल अपघटन किया जाए, विपरीत प्रक्रम देखें इससे। प्रोटीन के जल अपघटन की बात करें तो देखो, प्रोटीन जल अपघटित होकर, जल अपघटन की बात करते हैं तो प्रोटीन जल अपघटित होकर किसमें टूटेगा? पेप्टाइड में। बात की थी कल, पेप्टाइड क्या है? दो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बंध के द्वारा तो डाइपेप्टाइड। तीन एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो ट्राइपेप्टाइड। चार एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो टेट्रापेप्टाइड। जब 10 या 10 से अधिक एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो क्या कहलाता है? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड क्या है? प्रोटीन ही है। तो जब प्रोटीन का या पॉलीपेप्टाइड का जल अपघटन करेंगे तो वो किसमें टूटेंगे? पेप्टाइड में। यदि पेप्टाइड का आगे और जल अपघटन करवाया जाए, पेप्टाइड का क्या करवाया जाए? आगे जल अपघटन, तो ये किसमें टूटेंगे? एमिनो अम्लों में, एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो अम्ल के दो, सामान्य एमिनो अम्ल या एमिनो अम्ल, ठीक है। तो ये बात कर ली थी प्रीवियस क्लास में। फिर बात करेंगे आज प्रोटीन के वर्गीकरण की, ठीक है। प्रोटीन का वर्गीकरण देखें फर्स्ट। किस आधार पर देखेंगे? संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। प्रोटीन का वर्गीकरण देखते हैं। पहला वर्गीकरण किसके आधार पे? संगठन के आधार पे। तो संगठन के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, और एक क्या होगा? गोलिकाकार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन, ठीक है। संगठन के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो रेशेदार प्रोटीन और एक गोलिकाकार प्रोटीन, यानी ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट बात करें रेशेदार प्रोटीन की, ठीक है। तो रेशेदार प्रोटीन की बात करते हैं। फर्स्ट रेशेदार प्रोटीन, फर्स्ट बात करते हैं रेशेदार प्रोटीन की। तो रेशेदार प्रोटीन रेखीय अणुओं से, ठीक है, रेशेदार है, फाइबर युक्त है, रेशे उपस्थित होंगे। तो ये रेखीय अणुओं से बनी प्रोटीन होती है। रेखीय अणु यानी एक सीधी श्रृंखला, ठीक है। तो रेशेदार प्रोटीन की बात करते हैं तो रेशेदार प्रोटीन रेखीय अणुओं से बनी क्या है? प्रोटीन है, जिसमें, ठीक है, जिसमें
विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ के क्या बनाया था, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो इनमें विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में कौन से बंध के द्वारा, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी रहेगी, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये रेखीय पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं रेशेदार प्रोटीन में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होगी, जुड़ी रहेगी। ठीक है, ये लंबी धागे सदृश्य, रेशेदार प्रोटीन है, रेशे हैं तो किसके समान, धागे के समान। किसके समान होगी संरचना, धागे के समान। ठीक है, रेशे के समान फाइबर। तो ये लंबी धागे सदृश्य धागे के समान संरचनाएं होती है। इनकी संरचना ताप और पीएच, इनकी संरचना किसकी बात कर रहे हैं, ताप और पीएच की। ठीक है, इनकी संरचना ताप और पीएच मान में परिवर्तन के बाद भी परिवर्तित नहीं होती, यानी इनकी संरचना कैसी है, स्थायी है। किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो रेशेदार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, यदि रेशेदार प्रोटीन में, ठीक है, ताप और पीएच के मान में भी परिवर्तन कर दिया जाए, ताप और पीएच का मान कम कर दें या बढ़ा दें, लेकिन रेशेदार प्रोटीन की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसकी संरचना कैसी है, स्थायी है। किसके कारण, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ठीक है, ये जल में कैसे होते हैं, अविलेय हैं। आगे बात करें गुणों की, तो ये जल में कैसे होंगे, अविलेय। ये जल में कैसे हैं, अविलेय। ठीक है, जल में कैसे होंगे, अविलेय होंगे। जो जंतु ऊतकों के संरचनात्मक, ठीक है, जो भी जंतु टिश्यू है, एनिमल टिश्यूज, जंतु ऊतकों के संरचनात्मक पदार्थों से बनाती है। ठीक है, जैसे बात करें कोलेजन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जैसे बात करें तो मायोसिन, केराटिन। तो मायोसिन को कहाँ उपस्थित होता है, मांसपेशियों में। कहाँ उपस्थित होगा मायोसिन प्रोटीन, मांसपेशियों में। कैसा प्रोटीन है, रेशेदार प्रोटीन। ठीक है, और केराटिन प्रोटीन कहाँ होगा, बालों में तथा नाखूनों में। ठीक है, तो मायोसिन प्रोटीन तो कहाँ उपस्थित है, मांसपेशियों में। केराटिन प्रोटीन कहाँ होगा, बालों में, इनमें। ठीक है, फिर सेकंड बात करेंगे गोलिकाकार प्रोटीन। ठीक है, या कह सकते हैं दानेदार प्रोटीन। दानेदार प्रोटीन की ये बात करते हैं। ठीक है, दानेदार प्रोटीन के लिए क्या कहेंगे, ये कुंडली नुमा अणुओं से बनी हुई है। कुंडली नुमा यानी गोलिकाकार। ठीक है, ग्लोबुलर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये कुंडली नुमा अणुओं से बनी प्रोटीन है। ठीक है, जिसमें विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। ठीक है, ये तो कैसी थी, रेशे के समान, धागे के समान थी। किसके समान संरचनाएं थी, लंबी धागे के समान। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किससे जुड़ी थी, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध से। ताप और पीएच का रेशेदार प्रोटीन की संरचना के ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। दानेदार प्रोटीन के लिए क्या कह रहे हैं कि ये कुंडली नुमा अणुओं से बनी होती है, जिसमें विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अंतः आणविक। ठीक है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होती है, जुड़ी रहती है। पढ़े थे हाइड्रोजन बंध 11th में, 2 प्रकार के थे, एक तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध और एक अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध तो कहाँ था, दो अणुओं के मध्य, दो अणुओं के मध्य बनने वाला बंध क्या कहला रहा था, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। और एक ही
ही अणु में बनने वाला हाइड्रोजन बंध क्या कहला था? अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। तो दानेदार प्रोटीन की संरचना कैसी है? कुंडलीनुमा है। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किसके द्वारा जुड़ी हुई है? अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर आगे बात करें तो ये अम्ल क्षार तथा लवणों के जलीय विलयन में दानेदार प्रोटीन या गोलिकाकार प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो दानेदार प्रोटीन अम्ल क्षार लवण इनके जलीय विलयन में, ठीक है, इनके जलीय विलयन में कैसी प्रोटीन है? विलय प्रोटीन है। अम्ल क्षार लवण की बात करें तो इनके जलीय विलयन में कैसी होगी? है विलय। कैसी है? घुलनशील है, विलय है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इनका कार्य। ठीक है, ये अम्ल क्षार लवण में क्या है? विलय है। इनका कार्य क्या है? जीवन चक्र को नियंत्रित करना। ठीक है, दानेदार प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? जीवन चक्र को नियंत्रित करना, लाइफ साइकिल को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी और उसकी क्या करेगी? देखभाल करेगी। ठीक है, तो ये दो प्रकार के प्रोटीन किसके आधार पर थे? संगठन के आधार पर। ठीक है, संगठन क्या है, उनकी संरचना क्या है, कौन से बंध के द्वारा जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो रेशेदार प्रोटीन तो किसके द्वारा जुड़ रहे थे? अंतराणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ठीक है, और दानेदार प्रोटीन कौन से बंध के द्वारा जुड़ रहे थे? अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए थे। फिर बात करें सेकंड वर्गीकरण, प्रोटीन का जलपघटन करवाया जाए। प्रोटीन का क्या करवाया जाए? जलपघटन। ठीक है, प्रोटीन के जलपघटन के आधार पर। ये तो कौन सा वर्गीकरण था? संगठन के आधार पर। ठीक है, केवल कितने प्रकार के प्रोटीन? दो प्रकार के, रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार या कह सकते हैं दानेदार प्रोटीन। ठीक है, फिर बात करें प्रोटीन के जलपघटन के आधार पर। सेकंड वर्गीकरण की बात करते हैं प्रोटीन के जलपघटन के आधार पर। प्रोटीन का जलपघटन करवाया जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन के जलपघटन से क्या प्राप्त होंगे? अलग अलग उत्पाद प्राप्त होंगे। ठीक है, तो प्रोटीन के जलपघटन अलग अलग प्रोटीन है। ठीक है, तो उनका संगठन भी क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। अलग अलग एमिनो अम्ल जुड़े हुए होंगे। ठीक है, 100 से अधिक एमिनो अम्ल जुड़े हैं। हो सकता है एमिनो अम्ल कुछ प्रोटीन में समान हो, कुछ में क्या हो? अलग अलग हो। तो प्रोटीन का जलपघटन करवाने पर, ठीक है, जो विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर वर्गीकरण। तो प्रोटीन के जलपघटन करवाने पर, प्रोटीन का जलपघटन करवाने पर प्राप्त विभिन्न उत्पाद के आधार पर, विभिन्न उत्पाद के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, प्रोटीन का जलपघटन करवाएंगे तो यहां देखो कितने प्रकार के प्रोटीन मुख्य रूप से? दो प्रकार के, एक तो सरल प्रोटीन और एक कौन से? संयुक्त प्रोटीन। सरल प्रोटीन है तो उनमें क्या उपस्थित है? केवल प्रोटीन भाग। ठीक है, कितने प्रकार की बात करेंगे? दो प्रकार की, एक तो सरल प्रोटीन और एक इसकी बात कर लेंगे संयुक्त प्रोटीन। सरल प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन में मेन डिफरेंस क्या है? मुख्य अंतर क्या है? सरल प्रोटीन है तो सरल प्रोटीन का जलपघटन करवाएंगे तो केवल कौन सा भाग प्राप्त होगा? कौन से उत्पाद प्राप्त होंगे? प्रोटीन भाग वाले। ठीक है, लेकिन यदि संयुक्त प्रोटीन है, ठीक है, तो संयुक्त प्रोटीन में प्रोटीन भाग के अलावा कौन सा उत्पाद या कौन से भाग प्राप्त होंगे? अप्रोटीन भाग। सरल प्रोटीन में तो कौन सा भाग प्राप्त होगा? केवल प्रोटीन भाग प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन संयुक्त प्रोटीन में प्रोटीन भाग के अतिरिक्त और क्या प्राप्त हो सकते हैं? अप्रोटीन भाग। ठीक है, अप्रोटीन भाग होंगे यानी एमिनो अम्लों से अलग होंगे।
सरल प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या कहते हैं? साधारण प्रोटीन, एक ही बात है। सरल प्रोटीन या क्या नाम दे दें? साधारण प्रोटीन। ठीक है। अब यदि साधारण प्रोटीन का बात करें, साधारण प्रोटीन का क्या करवाया जाए? जल अपघटन। तो साधारण प्रोटीन में तो क्या है, जो भी भाग है वो सब किसका है? प्रोटीन भाग। प्रोटीन भाग किससे निर्मित है? एमिनो अम्लों से। ठीक है। तो साधारण प्रोटीन का यदि जल अपघटन करवाते हैं तो केवल क्या प्राप्त होते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल। क्या लिख सकते हैं? इनका जल अपघटन करवाने पर, इनका जल अपघटन करने पर केवल कौन सा भाग प्राप्त होगा? प्रोटीन भाग। प्रोटीन भाग यानी अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। साधारण प्रोटीन है, सरल प्रोटीन है, इनका जल अपघटन करवाएंगे तो केवल क्या प्राप्त होते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल। यानी क्या प्राप्त होता है? केवल प्रोटीन भाग। तो ये प्रोटीन क्या कहला रहे हैं? साधारण प्रोटीन या सरल प्रोटीन। ठीक है। जैसे बात करें एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है। एल्बुमिन की बात करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो भी भाग है 100% भाग किसका है? प्रोटीन भाग है। पूरा जो 100% भाग है प्रोटीन भाग है, किससे निर्मित है? एमिनो अम्लों से। तो यदि एल्बुमिन का जल अपघटन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या प्राप्त होंगे? केवल अपने को अल्फा एमिनो अम्ल, यानी केवल प्रोटीन की एक लेख इकाइयां प्राप्त होगी। एक लेख इकाई क्या थी? प्रोटीन की एमिनो अम्ल। लेकिन संयुग्मित प्रोटीन या संयुक्त प्रोटीन, संयुग्मित कहते हैं। ठीक है। संयुग्मित प्रोटीन है या क्या कहते हैं? संयुक्त प्रोटीन। ठीक है। संयुक्त प्रोटीन का क्या किया जाए? जल अपघटन करवाया जाए। ठीक है। तो जल अपघटन करवाने पर इसमें अल्फा एमिनो अम्ल यानी प्रोटीन भाग के साथ साथ क्या प्राप्त होंगे? अप्रोटीन भाग। ठीक है। इसका जल अपघटन करवा रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटीन भाग के साथ साथ, प्रोटीन भाग के साथ अप्रोटीन भाग, अप्रोटीन भाग प्राप्त होता है। ठीक है। यहां पे क्या प्राप्त हो रहा था? केवल अल्फा एमिनो अम्ल यानी प्रोटीन भाग प्राप्त हो रहा था। जबकि संयुग्मित या संयुक्त प्रोटीन का जल अपघटन करवाने पर, ठीक है, प्रोटीन भाग के साथ साथ कौन सा भाग प्राप्त होता है? अप्रोटीन भाग। या कह सकते हैं प्रोटीन भाग के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अप्रोटीन भाग। तो ऐसे प्रोटीन क्या कहलाते हैं? संयुग्मित प्रोटीन। ठीक है। और जो अप्रोटीन भाग जुड़ा हुआ है, ये अप्रोटीन भाग यहाँ के किस नाम से जाना जाएगा? प्रोस्थेटिक समूह। किस नाम से जाना जाएगा? प्रोस्थेटिक समूह। ठीक है। सरल प्रोटीन में तो जो भी 100% भाग था वो किसका था? केवल प्रोटीन का। क्या प्राप्त हो रहे थे? अल्फा एमिनो अम्ल। संयुक्त प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन भाग के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है? अप्रोटीन भाग। ये अप्रोटीन भाग किस नाम से जाना जाएगा? प्रोस्थेटिक समूह। किस नाम से जाना जाएगा? प्रोस्थेटिक समूह। इस प्रोस्थेटिक समूह के आधार पर, ठीक है, यानी अप्रोटीन भाग कौन सा है, प्रोस्थेटिक समूह कौन सा है, उस आधार पर ये प्रोटीन कितने प्रकार के हैं? फिर 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के। ठीक है। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। ठीक है। अप्रोटीन भाग कौन सा है यानी प्रोस्थेटिक समूह कौन सा है, उस आधार पर इस संयुग्मित या संयुक्त प्रोटीन को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3 भागों में। पहला कौन सा? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन। अब नाम से पता लग रहा है, देखो न्यूक्लियोप्रोटीन है तो प्रोटीन भाग के साथ साथ, ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है इसमें? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? प्रोटीन है, लेकिन कौन सा है? संयुक्त प्रोटीन। यानी प्रोटीन भाग के साथ साथ इसमें क्या जुड़ा हुआ है? न्यूक्लिक अम्ल। क्या जुड़ा हुआ है? न्यूक्लिक
एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड यहाँ किसके रूप में है? अप्रोटीन भाग के रूप में। तो क्या कहलाएगा? प्रोस्थेटिक समूह। क्या कहलाएगा? प्रोस्थेटिक समूह कहलाएगा। ठीक है, तो संयुक्त प्रोटीन को अप्रोटीन भाग के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। पहला कौन सा है? न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी अप्रोटीन भाग कौन सा है इसमें? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड क्या कहलाएगा यहाँ पे? प्रोस्थेटिक समूह। ठीक है, फिर सेकंड बात करें ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें अप्रोटीन भाग कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह जो भी हो, किसमें आगे? कार्बोहाइड्रेट में। तो इसमें अप्रोटीन भाग किसके रूप में है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या कहला रहा है यहाँ? प्रोस्थेटिक समूह। न्यूक्लियोप्रोटीन था, प्रोटीन के अलावा क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या था? प्रोस्थेटिक समूह। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन भाग के अलावा क्या उपस्थित है? कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट समूह क्या कहलाएगा इसमें? प्रोस्थेटिक समूह। ठीक है, फिर तीसरी बात करते हैं क्रोमोप्रोटीन। तीसरा प्रकार देखते हैं क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन की बात करते हैं। क्रोमा यानी रंग प्रदान करना। ठीक है, क्रोमा किसके वर्ड यूज को लेते हैं? रंग प्रदान करने के लिए। तो क्रोमोप्रोटीन है, तो इसमें कुछ वर्णक जुड़े होंगे। प्रोटीन भाग के अलावा क्या जुड़े हुए हैं? क्रोमा। क्रोमा यानी रंग प्रदान करने वाले। रंग प्रदान करने वाले जो भी क्या है? वर्णक। क्या है? वर्णक, जो क्या प्रदान करेंगे? रंग प्रदान करेंगे। तो क्रोमोप्रोटीन में अप्रोटीन भाग कौन सा है? वर्णक का। तो यहाँ वर्णक क्या कहलाएगा? प्रोस्थेटिक समूह। वर्णक क्या कहलाएगा? प्रोस्थेटिक समूह। तो 3 प्रकार के प्रोटीन हो गए। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? प्रोस्थेटिक समूह। ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्रोस्थेटिक समूह। ठीक है, और क्रोमोप्रोटीन, यहाँ प्रोस्थेटिक समूह कौन है? वर्णक। अप्रोटीन भाग कौन होगा? वर्णक होगा। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल। तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा है? लाल होगा। ठीक है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होगा? हरा होगा। तो किसके कारण हो रहा है वो कलर? वो रंग किसके कारण आ रहा है? वर्णक के कारण। ठीक है, कौन सा समूह? क्रोमा। क्रोमा यानी रंग प्रदान करने वाले। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का वर्गीकरण देखा। किसके आधार पे? एक तो संगठन के आधार पे, 2 प्रकार के, रेशेदार और दानेदार। फिर दूसरा वर्गीकरण देखा, जलावृतन करने पर कौन से उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो इस आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के? 2। एक तो सरल या साधारण प्रोटीन, दूसरा संयुक्त या संयुग्मित प्रोटीन। सरल प्रोटीन में संपूर्ण भाग कैसा है? प्रोटीन भाग है। इनका जलावृतन करने पर क्या प्राप्त होंगे? अल्फा एमिनो अम्ल। संयुक्त प्रोटीन की बात करें तो इनमें प्रोटीन भाग के साथ साथ कुछ अप्रोटीन भाग भी उपस्थित है। और अप्रोटीन भाग को क्या नाम दे दिया? प्रोस्थेटिक समूह। कितने प्रकार के बता दिए? 3, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्रोमोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह क्या है? वर्णक। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में एमिनो अम्ल की। किसकी बात करेंगे? एमिनो अम्ल। किससे संबंधित है एमिनो अम्ल भी? प्रोटीन से संबंधित है, क्योंकि एमिनो अम्ल क्या है? एकक इकाई है, और प्रोटीन क्या है? उसका बहुलक है। तो कल की क्लास में देखेंगे एमिनो अम्ल। ठीक है, यहाँ तक तो बात की क्लास की। और टेस्ट की बात करें भाई, चैप्टर 15 के लिए बताया था